पढ़ रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, ठीक है, जो हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट मतलब जो लक्ष्मीकांत का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। उसमें जो कुछ है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बना था तो वो हर साल 4 लाख $US ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। पर 1768 के बाद क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बैंकरप्सी के कगार पे आ गया। बैंकरप्सी का रीज़न्स क्या था, बंगाल फेमाइन जो आया था, बंगाल का फेमाइन इतना ख़राब था कि उसका 1/3 पॉपुलेशन वैनिश हो गया था। उसके बाद फिर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था किसके के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच, इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं हुआ था। ये 3 साल का बड़ा युद्ध का कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया था। बस ईस्ट इंडिया कंपनी का इकोनॉमी ड्रेन हुआ था। उसका आता है करप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी इतना करप्ट था कि वो लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी इतना करप्ट था कि जो वो लोग का आदमी लोग था ऑफिशियल्स, वो होता था अमीर हो गया था पर कंपनी गरीब हो गया था, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या होता था कि ब्रिटिश का 3 प्रेसिडेंसीज था, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तीनों इंडिपेंडेंटली अपने प्रेसिडेंसीज में इलेक्शन डिसीजंस लेता था, तीनों का गवर्नर जनरल, और तीनों रिपोर्ट करता था कोड ऑफ डायरेक्टर्स को जो 24 मेंबर्स का था, ठीक है। पर रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को उसके नीचे रख दिया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये लोग दोनों इसको रिपोर्ट करता था, और ये जो है ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता था, ठीक है। इसके साथ साथ इसको क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसको 4 काउंसिल मेंबर्स दिया गया, और कोई भी डिसीजन लेना होता था तो वोटिंग सिस्टम होता था, और 4 काउंसिल मेंबर में से 2 मेंबर्स हाँ होना चाहिए गवर्नर जनरल के साथ, तभी वो लॉ बनेगा, ठीक है। और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास के पास भी 4 काउंसिल मेंबर्स था, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या स्टॉप डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, ये रेगुलेटिंग एक्ट किया था, ठीक है। जो शाह आलम II था वो जब जीता, मतलब वो जब ब्रिटिश से हार गया, तो वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार का जो दीवानी राइट्स था, मतलब टैक्स कलेक्शन राइट्स था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था, निज़ामियत, वो अपने हाथ में रखा था। इसको बोलते हैं डुअल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। लेकिन जो पिट्स एंड रेगुलेटिंग एक्ट था वो इस चीज़ को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। नवाब को रिटायर करवा दिया गया और पूरे चीज़ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो गया, ठीक है। तीसरा क्या था कि जो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी उसको मेंटेन रखा गया। जो कंपनी का कंट्रोल है वो कमर्शियल और पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो कोड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही था, जो 24 मेंबर का था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। कोई भी डिसीजन लेने के लिए 5 मेंबर्स में से 3 होना ज़रूरी है लॉ के फेवर में, तभी लॉ बन सकता है। मतलब गवर्नर जनरल है उसका पावर बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, मतलब उसको अपने 4 एग्जीक्यूटिव में से 2 को हाँ हमेशा करवाना ही होगा। मतलब जितना कोड ऑफ गवर्नर जितना गवर्नर जनरल का पावर उतना ही उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स का पावर था, वैसा था, ठीक है। और वैसा ही सेम था बॉम्बे और मद्रास के साथ वोटिंग पे। लेकिन जो वोटिंग का लॉज था वो सेंट्रल इश्यूज़ पे बनाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो बॉम्बे और मद्रास वाला था वो लोकल इश्यूज़ पे बनाता था, ठीक है। और वो लोग का रेवेन्यू कहाँ से आता था, वो लोग का रेवेन्यू आता था ट्रेड से, टैक्स टेरिटरी से, मतलब जो टेरिटोरियल टैक्स है उससे, और सॉल्ट टैक्स से। सॉल्ट टैक्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पहले से आ रहा है। उसके साथ ये एक्ट क्या किया, उसके साथ ये एक्ट जो था वो करप्शन को अबॉलिश कर दिया। बोला कि जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोफेशनल है वो कोई भी आउटसाइड बिजनेस नहीं कर सकता, जिसके कारण क्या हुआ, करप्शन कम हो गया। उसके बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके साथ तीन और जजेस था, और एलिज़ा इम्फाल नाम था, हाँ वो नाम था उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ठीक है। बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी था इसका। पहला ड्रॉबैक था कि जो पावर है गवर्नर जनरल का, जो वो बहुत लिमिटेड था, जो हम लोग बात किए हैं।
दूसरा था जो टॉपिक्स ऑफ सेंट्रल और लोकल आइटम्स, वो नहीं था लिखा हुआ, मतलब कि जो यहाँ पे हम लोग बोले कि जो बॉम्बे और मद्रास है वो लोकल आइटम्स पे बनाएगा क्या बोलते हैं लॉज, और जो गवर्नर जनरल बंगाल है वो सेंट्रल इश्यूज़ पे लॉज बनाएगा। पर किस टॉपिक को हम लोग सेंट्रल टॉपिक बोलते हैं, किस टॉपिक को हम लोग लोकल टॉपिक बोलते हैं, ये चीज़ कहीं डिफाइंड ही नहीं। ठीक है। तीसरा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो गवर्नर जनरल, उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था कि गवर्नर जनरल कोई लॉ पास किया पर सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर दिया, जिसके कारण ये लोग के बीच, जो वॉरेन हेस्टिंग्स और जो एलिजाई थी उसके बीच इतना कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि जो क्या बोलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको एक्ट लेके आना पड़ा। पहला एक्ट था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 इसीलिए लाया गया था ताकि इस इशू को टैकल किया जाए, ये वाले इशू को, सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको। ठीक है। इसमें एक वो बनाया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स, वो लोग का वो है जैसे हम लोग का पार्लियामेंट है वैसे उस टाइम पे वो लोग का हाउस ऑफ कॉमन्स था। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का एक टचवुड कमेटी, टॉर्चशीट कमेटी बनाया गया था, जिसके कारण क्या किया, वो लोग डिवाइड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के पावर्स को डिवाइड कर दिया, और बोला कि जो रेवेन्यू से रिलेटेड इशू है उस पर कुछ नहीं बोल सकता, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। इसके कारण क्या किया, वो जो था इस एक्ट में जो है वो गवर्नर जनरल को फेवर किया गया। ठीक है। और एक और एक्ट है जो इसके ड्रॉबैक्स पे लाया गया है, उसको बोलेंगे पिट्स इंडिया। तो पिट्स इंडिया एक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।